इंडियन हिस्ट्री हड़प्पा सभ्यता की सीरीज चल रही है और इसमें आज प्रमुख स्थल कंप्लीट हो जाएंगे इस सत्र के अंदर। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे दक्षिणी छोर है वो महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले का दैमाबाद स्थल है, जो प्रवरा नदी के बाएं तट पर हमें पाया गया है। दैमाबाद कुछ मामलों में बड़ा विशिष्ट है। दैमाबाद एक ऐसा स्थल है जो कि हड़प्पा का समकालीन भी है और हड़प्पा का सबसे सुदूरवर्ती दक्षिणी क्षेत्र तो है ही सही, लेकिन ये उत्तर हड़प्पाई ताम्रपाषाणिक बस्ती का भी परिचय है कि ये बात भी याद रखना। यहाँ से नग्न मानव युक्त एक पीतल का रथ का मिलना अपने आप में सबसे अनोखी पुरातात्विक प्राप्ति है दैमाबाद। सो आइएगा, सबसे पहले दैमाबाद से अपन अपनी कहानी को आज का स्टार्ट करते हैं। और आज निश्चित तौर पर अपना जो हड़प्पाई स्थल चल रहे हैं, हड़प्पा स्थलों की जो जानकारियां वो आज के इस सत्र में पूरी हो जाएगी इस एपिसोड में। तो दैमाबाद की सबसे पहली बात तो जो हमें जानकारी मिलती है, सबसे पहले तो आप उसे ही पिन पॉइंट कर लीजिए। ठीक है साहब, दैमाबाद एक तो प्रवरा नदी किनारे पाया जाता है, पाया गया मतलब हड़प्पा स्थल है। और जिस जिले में प्राप्त हो रहा है वो है, याद रखिएगा, अहमदनगर जिला। और राज्य, जिस राज्य में पाया जा रहा है वो राज्य है महाराष्ट्र। जिस नदी किनारे पाया जा रहा है, प्रवरा नदी का लेफ्ट साइड यानी कि बायां तट, याद रखिएगा, प्रवरा नदी का आप बायां तट, इसको प्रवरा नदी का लेफ्ट साइड कह सकते हैं। ठीक है, तो दैमाबाद आपको वहां से प्राप्त हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण जो हमें यहाँ से प्राप्ति हो रही है, पहली बात तो यदि इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये सबसे सुदूरवर्ती, हड़प्पा सभ्यता का सबसे सुदूरवर्ती है, दक्षिणतम छोर है, सुदूरवर्ती दक्षिणतम, याद रखिएगा, हड़प्पाई स्थल है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस संपूर्ण चर्चा का जो केंद्र में विषय है दैमाबाद। अब दैमाबाद से एक तो सैंधव लिपि युक्त मुहर पाई जा रही। मैंने कहा ना, ये उत्तर हड़प्पाई जो लेटर हड़प्पन जो आपके चालकोलिथिक ताम्रपाषाण जो इस तरह, उसको भी इंडिकेट कर रहा है। अब चूंकि यहाँ से कुछ वस्तुएं इस तरह की पाई जा रही हैं जो कि इसको हड़प्पा का नगरीय समकालीन स्तर तक साम्यता प्रकट करता है। जैसे सिंधु लिपि की एक मुहर का यहाँ से पाया जाना, क्लियर है। यहाँ पर एक युवा पुरुष का शवाधान पाया गया है, जिसके कब्र में एक पत्थर रखा गया। अब इसके पीछे की क्या वजह थी, इस बात से प्रभावित होकर उस जमाना, मतलब क्या सोच, क्या उनका दर्शन रहा होगा सैंधव उस जमाने के दैमाबाद के निवासियों का, कि एक कब्र में एक युवा पुरुष के साथ पत्थर को रखा जाना मतलब कंफर्म नहीं है। एक बर्तन, एक मृदभांड दैमाबाद से इस तरह का प्राप्त हुआ है जिसमें आपको दो सिंह की आकृतियां प्राप्त होती हैं। सैंधव लिपि युक्त मुहर तो पाई ही जा रही है, एवं नग्न मानव युक्त पीतल का रथ भी आपको यहाँ से मिल रहा है, ये बात भी याद रखना। तो यहाँ से जो पुरातात्विक महत्व की आपको वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं उन्हें देख लीजिएगा। उत्खनन में प्राप्त पुरातात्विक सामग्रियां कहाँ से? दैमाबाद से। इनमें एक तो है नग्न मानव युक्त, याद रखिएगा, पीतल का रथ यहाँ से पाया जा रहा है। इसके अलावा सिंधु लिपि युक्त मुहर यहाँ से पाई जा रही है, सिंधु लिपि युक्त मुहर यहाँ से पाई जा रही है। इसके अलावा दो सिंह की आकृति युक्त एक बर्तन भी हमें यहाँ से प्राप्त हो रहा है। दो सिंह युक्त या दो सिंह आकृति युक्त, ज्यादा कहना सही रहेगा, मृदभांड, मिट्टी का बर्तन हमें दैमाबाद से मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक कब्र में युवा
शव, युवा शव का मतलब ये कि कोई मतलब यंग एज का पुरुष रहा होगा। ये जो शव पाया है ये किसी पुरुष का है जो काफी यंग एज में जिसकी डेथ हो गई। तो युवा शव की उत्तर दिशा में, ये महत्वपूर्ण है, युवा शव की उत्तर दिशा में याद रखिएगा यहाँ पर एक पत्थर रखा गया है एक कब्र के अंदर देमाबाद में। देमाबाद इसलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप लोग भाई ये तो दक्षिणतम छोर हो गया। अब एक स्थल आपको और पाया जाता है जो मांदा है, और मांदा आप लोग जानते हो जम्मू में अखनूर में पाया गया है और ये चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर है। अब भैया ये आपको परेशान करेगा बहुत बुरी तरह से, किस नदी के कौन से तट पर कौन सा स्थल पाया गया है। मैं समझता हूँ आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम राखीगढ़ी याद रख लेना। इसके अलावा हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, बाकी मुझे विशेष लगता कालीबंगा भी नहीं लगता है, लेकिन हाँ रावी और सिंधु के बारे में तो बात आ ही सकती है। और ये हड़प्पा जो मांदा है ये संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता का सबसे सुदूरतम उत्तरी क्षेत्र है। तो अब अगला जो स्थल हम लेने जा रहे हैं याद रखना वो मांदा है जो अखनूर जिले से प्राप्त हो रहा है। कहाँ याद रखिएगा, जम्मू नदी के अंदर, क्लियर, जम्मू राज्य के अंदर। और जिस नदी से ये पार मतलब जिस नदी किनारे, तो चिनाब नदी याद रखना, चिनाब काफी महत्वपूर्ण इस एरिया की, चिनाब नदी का जो राइट साइड है, तो राइट साइड से मतलब यहाँ पे यानी कि चिनाब नदी का दायां तट से आपको मांदा प्राप्त हो रहा। मांदा की सबसे बड़ी बात क्या है, हड़प्पा सभ्यता का, याद रखना, हड़प्पा सभ्यता का सुदूरतम उत्तरी छोर, उत्तरी क्षेत्र या उत्तरी छोर जो है वो मांदा के अंदर से आपको पाया जा रहा है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। एक बार आप यहाँ तक की बात को अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं मांदा की बात को और लेके आता हूँ। कम से कम यहाँ पर एक ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है, दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण, चारों तथ्य बड़ा महत्वपूर्ण है यार यहाँ तो, स्पेशली जो आपका देमाबाद है। बहरहाल इस सारे को देख लीजिए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, देमाबाद आपको हड़प्पा के पतन के बाद भी टिका रहेगा। जो उत्तर हड़प्पाई लेटर हड़प्पन जो चैल्कोलिथिक सभ्यताएं, जल्दी से यहाँ तक का मैं स्क्रीन आउट होता हूँ, उतार लीजिए। फिर मैं आपको मांदा और फिर उसके बाद आलमगीर की कुछ बातें आपके सामने और मैं यहाँ पे लूँगा। क्लियर है। मांदा जो हमने कहा कि उत्तरी छोर है। अब देखो मांदा से क्या क्या प्राप्त हो रही है। एक देखो ये तो पक्की बात है ना, कुछ तो सामग्रियां ऐसी प्राप्त होती है इन स्थलों के उत्खनन से जो इनकी साम्यता हड़प्पा सभ्यता से करती है। अब आप सोचना, यहाँ से एक ऐसा पिन प्राप्त हुआ है जो कांसे का बना हुआ है और जो जिसके ऊपर पंजा बना हुआ है। तो पंजेदार कांस्य पिन, हड्डी के नुकीले बाणाग्र भी आपको, बाण का जो अगला जो ट्रायंगुलर जो हिस्सा होता है, क्या कहते हैं, त्रिकोणाकार जो हिस्सा होता है शार्प नुकीला, वो मांदा से पाया जा रहा है। और एक अधूरी मुहर आपको यहाँ से प्राप्त हो रही है। तो एक तो आपको यहाँ से याद रखना, चलिए अच्छा मैं स्लाइड यहीं लिख देते हैं। एक अधूरी मुहर आपको यहाँ से प्राप्त हो रही है। इसके अलावा यहाँ से आपको नुकीले अस्थि निर्मित, याद रखना, नुकीले अस्थि निर्मित बाणाग्र भी आपको प्राप्त हो रहे हैं। और यहाँ से आपको एक पंजेदार कांस्य पिन भी प्राप्त हो रहा है। पंजेदार, याद रखना, काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। तो पंजेदार कांस्य पिन भी आपको प्राप्त हो रहा है, नुकीली अस्थियों से निर्मित बाणाग्र आपको प्राप्त हो रहे हैं, एक अधूरी मुहर प्राप्त हो रही है। और सबसे बड़ी बात मांदा की कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे सुदूरतम उत्तरी छोर है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें आपको प्राप्त होती है। अगला जो सभ्यता स्थल है वो थोड़ा महत्वपूर्ण है इसे, आलमगीरपुर। और आप लोग जानते हो आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी जो है, यमुना की सहायक नदी, उसके बहाव क्षेत्र में पाया गया है। यमुना की सहायक नदी है और जिला मेरठ यहाँ लगता है।
ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। पश्चिमी स्थल आपने पिछले सत्र में देख लिया था, जो कि बलूचिस्तान का सुक्का गैंडोर है। क्लियर। अब आप सोच के देखिएगा, आलमगीरपुर से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र रोटी बेलने की चौकी आपको आलमगीरपुर से प्राप्त हो रही। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण की यहाँ से सामग्री जो आपको ने कलेक्ट करी हो, कटोरे के टुकड़े आपको यहाँ से प्राप्त हुए हैं आलमगीरपुर। अच्छे से अच्छा है, पहले इसको यहाँ तक के मैटर को आप देख लीजिए, फिर अपन आलमगीरपुर की बात को और उठाते हैं। देखिएगा, अगला जो सभ्यता स्थल मैं आपके सामने ले रहा हूं वो है, याद रखिएगा, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यमुना की जो सहायक नदी है, हिंडन नदी किनारे पाया गया है। याद रखना, ये नदी असल में यमुना नदी की सहायक नदी है। क्लियर है। और कहाँ पाया जा रहा है? मेरठ जिले में। कहाँ पर? यूपी के अंदर। चलिए, आलमगीरपुर यूं भी समझ में आ गया आपको। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है आलमगीरपुर के बारे में, जो हमें हिंडन नदी से संबंधित जो चीजें यहाँ से प्राप्त हो रही, कि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का सुदूरतम याद रखना पूर्वी छोर है आलमगीरपुर का। तो ये ईस्टर्न एरिया है आलमगीरपुर का, सॉरी, हड़प्पा सभ्यता का आलमगीरपुर। क्लियर। अब यहाँ से जो आपको महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त हो रही है, इनमें एक तो रोटी बेलने की चौकी, ये सर्वाधिक महत्व की वस्तु है। रोटी बेलने की चौकी आपको प्राप्त हो रही है। यहां से आपको कटोरे के टुकड़े प्राप्त हो रहे हैं। रोटी बेलने की चौकी, कटोरे के टुकड़े, ये बात, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना। मोर, गिलहरी, त्रिभुज, ये सब आपने गिरगिट देखा, नेवले की प्रस्तर प्रतिमा धोलावीरा से देखी। यहाँ कुछ ऐसे मृदभांड प्राप्त हो रहे हैं आपको आलमगीरपुर से, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, जिन पर मोर, गिलहरी और त्रिभुज आकृतियां बनी हुई। कांच कटोरे के टुकड़े आपको यहां से प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा मोर, गिलहरी एवं त्रिभुज आकृति के चित्र वाले, याद रखना, आकृति के चित्र वाले बर्तन का मतलब आप यहाँ कह सकते हैं मृदभांड भी आपको कहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो ये बात भी आपको याद रखना पड़ेगा, आलमगीरपुर से। अच्छा, एक बात और है, एक और विशिष्ट मृदभांड आपको आलमगीरपुर से प्राप्त हो रहा है, जिसमें एक मृदभांड पर 2 हड़प्पाई अक्षर है। आप इस संदर्भ में एक विशिष्ट बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहले तो देख लीजिएगा कि 2 सैंधव लिपि, या जिसको अपन कह सकते हैं हड़प्पाई लिपि, तो 2 नहीं यार, ये गलत बात है, तथ्य ये नहीं होगा, तथ्य होगा हड़प्पाई लिपि के 2 अक्षर, हड़प्पाई लिपि के 2 अक्षर युक्त, याद रखना, विशिष्ट मृदभांड है। मतलब एक ऐसा मिट्टी का बर्तन आपको यहाँ से मिला है जिस पर एक मतलब 2 लेटर्स हैं, किसके? जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है उसके। लेकिन आप लोग बेहतर जानते हो कालीबंगा से आपने, और आपने इस बात को पढ़ा है, कालीबंगा से आपने एक इस प्रकार का मृदभांड प्राप्त हुआ था, इस पर हड़प्पाई लिपि अंकित थी। और कालीबंगा के, ये बात भी बहुत विशिष्ट बात है, और कालीबंगा के उसी विशिष्ट मृदभांड का अध्ययन, उस पर जो सैंधव लिपि थी उसका अध्ययन करने के बाद हमें जानकारी प्राप्त होती है कि हड़प्पाई लिपि बूस्ट्रोफेदन प्रकार की है, अर्थात एक पंक्ति में दाएं से बाएं चलती है और दूसरी पंक्ति में रिवर्स होकर बाएं से दाएं चलती है, इसको आप बूस्ट्रोफेदन प्रकार की लिपि भी कहते हैं। तो एक बड़ी बात तो ये होगी कि एक बर्तन, एक मृदभांड आपको आलमगीरपुर से प्राप्त हो रहा है,
जिस पर हड़प्पा लिपि के 2 अक्षर युक्त 2 अक्षर प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन अब आप नोटिस करना, जो नोट मैं यहां पे लगा रहा हूं, हड़प्पाई लिपि युक्त मृदभांड। अब इसमें देखो, यदि प्रश्न आ जाए कि 2 अक्षर कहां से प्राप्त हो रहे हैं, वो वाला बर्तन, तब तो आप आलमगीरपुर कहेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा लेख हड़प्पा लिपि का, वो आपको एक खेल स्टेडियम के, आप कह सकते हो साइन बोर्ड के रूप में, आपको धोलावीरा से प्राप्त हुआ था। एक खेल स्टेडियम के प्रवेश द्वार के निकट गिरा हुआ, जिसके ऊपर सर्वाधिक 10 सैंधव लिपि के 10 अक्षर अंकित है। तो इतना बड़ा अक्षर तो नहीं है हड़प्पा लिपि में, लेकिन ये सिद्ध हो रहा है कि हड़प्पा लिपि वाला जो मृदभांड है, तो ये कहां से प्राप्त हो रहा है, याद रखिएगा, कालीबंगा से। और क्या सिद्ध हो रहा है कि जो हड़प्पाई लिपि है, असल में ये हड़प्पाई लिपि बूस्त्रोफैदन प्रकार की लिपि है। बूस्त्रोफैदन प्रकार की लिपि के अंदर क्या होता है कि लिपि एक तरफ तो चलती है आपके दाएं से बाएं, दूसरी तरफ चलती है बाएं से दाएं। तो हड़प्पा लिपि बूस्त्रोफैदन प्रकार की है, जिसमें दूसरी पंक्ति रिवर्स होती है पहली पंक्ति से। इस बात की जानकारी हमें किस पुरातात्विक सामग्री से मिलती है, तो आपका स्पष्ट आंसर होगा कालीबंगा की खुदाई से प्राप्त एक मृदभांड से। हमें इस बात के तथ्य पर प्रकाश पड़ता है, इस बात की जानकारी आपको प्राप्त होती है। इस प्रकार से आज इस सत्र में मैंने आपके सामने जितने भी प्रमुख हड़प्पाई स्थल थे, काफी लंबा चौड़ा वक्त लिया, मैं समझता हूँ 16-17 एपिसोड सिर्फ हड़प्पाई स्थलों पर अपने निकल गए हैं। अब मैं इसी एपिसोड के अंदर अब जो बाकी हिस्सा है हड़प्पा सभ्यता को, उस पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले हम लेंगे राजनीतिक संगठन। राजनीतिक संगठन पर बात करूँ उसके पहले एक बार आप लोग इस आलमगीरपुर को ठीक से देख लीजिए, और यदि कुछ महत्वपूर्ण आपको लगता है तो प्लीज आप उसे उतार लीजिए। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, बहुत काफी जो महत्वपूर्ण यहाँ से एक उपलब्धि प्राप्त हो रही है, वो एक तो ये है रोटी बेलने की चौकी, और एक हड़प्पाई लिपि के 2 अक्षर वाला मृदभांड आपको प्राप्त हो रहा है। अब राजनीतिक संगठन की बात चलती है, तो देखो कुछ बातें तो मैं आपको बहुत अच्छी बात कह दूं। एक इतिहासकार है रंगनाथ राव। रंगनाथ राव ने हड़प्पा को विश्व का प्रथम महान साम्राज्य बतलाया है, क्लियर है। एल बाशम, जिनकी पुस्तक है दी वंडर दैट वाज इंडिया, उन्होंने कहा है कि हड़प्पा में पुरोहित वर्ग का शासन था, जबकि डॉक्टर रामशरण शर्मा ने कहा है कि नहीं, यहाँ पर व्यापारी या वणिक वर्ग का शासन था। हंटर इसे डेमोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेटिक गवर्न वाला एक सिस्टम बतलाते हैं, यानी कि जनतांत्रिक शासन बतलाते हैं। अर्नेस्ट मैके ने इसको वही जनतांत्रिक, जो हंटर ने कहा, डब्ल्यू हंटर ने, कि जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। स्टुअर्ट पिगट, मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा एवं मूंजदाड़ो को एक ही साम्राज्य की 2 जुड़वा राजधानियां बोला है, क्लियर, मतलब एक ही साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां, जुड़वा का 2 अपने आप में आ गया। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि इन तमाम लोगों ने, भले ही एक मत नहीं है इतिहासकार कि साहब हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक संगठन किस प्रकार का था, लेकिन आखिरकार इन्होंने किन आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के आधार पर या किन चीज़ों के आधार पर अपना यह मत स्थापित करने का प्रयास किया है इन तमाम लोगों ने, कि साहब हड़प्पा शासन द्वारा प्रणालित नगरीय शासन प्रणाली थी। पहली बात तो देखो, नगरीय शासन प्रणाली का मतलब यही है जहाँ पर विधायी संस्थाएं हैं, जहाँ पर कानून निर्मात्री संस्थाएं, ना केवल कानून निर्मात्री बल्कि उनका पालन करवाने वाली। इसका मतलब ये हुआ कि बिना शासक वर्ग के दंड के भय के बिना आम जनता, किसी भी राष्ट्र की हो, किसी भी कालखंड की हो, आम जनता कानूनों का पालन कर ही नहीं सकती है। जिस संपूर्ण सभ्यता में जिस प्रकार का नगर नियोजन पाया गया है, 1 इंच का आपको अतिक्रमण नहीं मिलता। यदि आप लोथल को हटा दें तो तमाम नगरों के प्रमुख प्रवेश द्वार, भवनों के और खिड़कियां मुख्य सड़क की तरफ ना खुलकर साहब गलियों की तरफ खुल रही हैं। अतिक्रमण बिल्कुल नहीं मिल रहा है, सब जगह पे अंडरग्राउंड आपको ड्रेनेज सिस्टम प्राप्त हो रहे हैं, सोयकेज पिट्स, आपको क्या कहते हैं, अवशोषक गर्त आपको प्राप्त हो रहा है। कुल मिलाकर जितना प्लान्ड आपको टाउन लेआउट प्लान प्राप्त हो रहा है, उससे ये बात स्पष्ट सिद्ध होता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर निश्चित तौर पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जैसा नगरीय शासन प्रणाली निश्चित तौर पर रही होगी। अब समस्या सिर्फ इतनी सी हुई है अभी तक की, क्योंकि हम
हड़प्पाई लिपि के जितने भी अभिलेख या जो कुछ भी साक्ष्य प्राप्त हुए उनको पढ़कर उनका अर्थ निकालने में पूरी तौर पर नाकाम रहे हैं। इस बात को आप लोगों को हमें समझना होगा, अन्यथा सवाल ही पैदा नहीं होता कि बिना कानून के भय के जनता इतनी नियमबद्ध, इतना डिसिप्लिन्ड या ट्रेंड वे में वो अपना जीवन जी सके। तो बहरहाल मैं कुछ मत आपके सामने रख रहा हूँ राजनीतिक संगठन के बारे में हड़प्पा सभ्यता के। राइट, आप लोगों ने यहाँ तक का तो निश्चित तौर पर देख ही लिया होगा। आइएगा, अब आप ले रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का असल में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है आपका राजनीतिक संगठन। तो निश्चित तौर पर आप कहें एक तो सुनियोजित नगर नियोजन, एकीकृत माप पद्धति पर आधारित माप तोल के उपकरण का पाया जाना, माप तोल के उपकरण जैसे बाट, वेट जिसको आप कहते हैं, इनका पाया जाना। ठीक है, अतिक्रमण रहित नगरीय जीवन। क्लियर, सभी बस्तियों में, ये बात भी याद रखना, संपूर्ण हड़प्पाई बस्तियों में प्रमुख मतलब महत्वपूर्ण प्रभावयुक्त जितनी भी इमारतें हैं, भवन हैं प्रमुख महत्व के, वो सब पश्चिमी उच्च दुर्ग के टीले में ही पाए जा रहे हैं। क्लियर, संपूर्ण हड़प्पाई बस्तियों में महत्वपूर्ण भवन जिनमें प्रशासनिक भी हो सकते हैं, धार्मिक सामाजिक भी हो सकते हैं, पश्चिमी उच्च दुर्ग टीले में, याद रखिएगा, पाए जा रहे हैं। तो ये कुछ बातें इस तरह की हैं मेरे लिहाज से। क्लियर, मुहरों में एक रूपता पाया जाना, सैंधव मुहरों में एक रूपता पाया जाना। क्लियर, दूसरी बात, सैंधव बस्तियों का सुरक्षा प्राचीर से घिरा होना। दूसरी बात, सार्वजनिक महत्व की का व्यापक पैमाने पर लोक कल्याणकारी भवन संरचनाओं का मिलना। अब ये इस तरह की जो इमारतें हैं, जैसे आप कह सकते हैं स्नानागार, आप कह सकते हैं अन्नागार, ग्रेनरी। क्लियर, आप कह सकते हैं बहुकक्षीय, कई जगह पर बहुकक्षीय विशाल भवन पाए गए हैं। सार्वजनिक कुएं, पब्लिक टॉयलेट्स, शौचालय। ये व्यक्तिगत स्तर से नहीं है,
ये पब्लिक इम्पोर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स हैं। तो आप समझिएगा कि ये व्यक्ति जब तक संस्थाएं इनिशिएटिव नहीं लेंगे, ये चीज सिद्ध करती है कि निश्चित तौर पर हड़प्पा सभ्यता में निश्चित तौर पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जैसा अर्बन रूलिंग इंस्टीट्यूट्स निश्चित तौर पर रहा होगा। जो नगरीय जीवन में हम एक अनुशासन देख रहे हैं, एक रूपता समरूपता देख रहे हैं, जीवन के किसी भी हिस्से में हमें अतिक्रमण नगण्य पाया गया है। इतनी विशाल, दुनिया की सबसे विशालतम क्षेत्रफल वाली सभ्यता में, तो इसका कोई वजह ही नहीं बनता साहब कि ये कहें कि शासन प्रणाली नहीं रही होगी। चूंकि हम सेंधव लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं, इसलिए हमारे पास उस जानकारी का अभाव है कि ये शासन प्रणाली किस प्रकार की रही होगी। फिर भी हम उन बातों पर अब प्रकाश डालेंगे कि किसने असल में क्या क्या कहा है। रंगनाथ राव प्रथम महान साम्राज्य बतलाते हैं हड़प्पा को, याद रखना। विश्व का प्रथम महान साम्राज्य किसने बतलाया है? रंगनाथ राव ने। यदि मैं हंटर और मैके की बात करूं तो यहां पर शासन प्रणाली ये किस तरह की बतला रहे हैं? जनतंत्रात्मक प्रणाली, अर्नेस्ट मैके एवं हंटर। यदि मैं आपसे बात करूं कि शासन में वणिक वर्ग का मतलब हाथ था, वणिक वर्ग द्वारा शासित प्रणाली है, तो भारत के प्रख्यात प्राचीन भारत कम्युनिस्ट विचारधारा के इतिहासकार डॉक्टर रामशरण शर्मा, उनका कहना है, रामशरण शर्मा ने इस प्रकार की बात कही है। और यदि मैं स्टुअर्ट पिगट की बात करूं तो स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को, याद रखना, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक ही साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बोला है। किसने बोला है? याद रखिएगा, स्टुअर्ट पिगट ने। स्टुअर्ट पिगट ने, ये बड़ा महत्वपूर्ण, आप यहां तक का पूरा मैटर को उतारिए, बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य अब आपके सामने ये जा रहा है। मैं शायद एक लाइन यदि नीचे यहाँ लिख सकता हूँ तो मैं लिख देता हूँ, ताकि एक ही स्लाइड में आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाए। तो स्टुअर्ट पिगट का यहाँ पे ये कहना है कि साहब ये हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक ही साम्राज्य की जुड़वा राजधानी रहा है। एक और प्रख्यात हिस्टोरियन है डॉक्टर ए.एल. बाशम, जिन्होंने पुस्तक लिखी द वंडर दैट वाज इंडिया। ये कहता है कि असल में भाई जिस प्रकार के आपको पुरोहित आवास प्राप्त हो रहे हैं, द ग्रेट बाथ प्राप्त हो रहा है, शासन के हर हिस्से में आपको मात्र देवी की प्रतिमाएं, योगी की प्रतिमा, जिस सेंधव के सामाजिक जीवन पर और आप मतलब हर पक्ष में जो धार्मिक महत्व के जो सिंबल्स, प्रतीक चिन्ह प्राप्त हो रहे हैं, उससे यह अनुमान लगाया गया है निश्चित तौर पर डॉक्टर ए.एल. बाशम के द्वारा, अपन यही लिख देते हैं कि इस सभ्यता में प्रीस्ट यानी कि पुरोहित वर्ग का शासन था। पुरोहित वर्ग द्वारा शासित ये संपूर्ण साम्राज्य था। और इस बात की पुष्टि जिसने करी है, जिसने इस पर प्रकाश डाला है, उस इतिहासकार का नाम है डॉक्टर ए.एल. बाशम। डॉक्टर ए.एल. बाशम इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। मैं आपके सामने
एल बाशम की जो पुस्तक लिख देता हूँ, द वंडर दैट वाज इंडिया। उस पुस्तक में एल बाशम ने जो शासन प्रणाली है हड़प्पा सभ्यता की, उसको बतलाया है, याद रखना, पुरोहित वर्ग द्वारा शासित। तो एक बार मैं स्क्रीन आउट होता हूँ, यहाँ तक की तमाम बात को देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपके साथ कि ये संपूर्ण जानकारी जो इस एपिसोड में आपको दी गई है, ये काफ़ी आपको रुचिकर लगी होगी। प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़िए। यदि ये प्रयास आपको सार्थक लग रहा है तो इसकी सार्थकता आपके भी कुछ व्यक्तिगत प्रयासों पर निर्भर करती है। आप इतना मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट एपिसोड में हम जो शेष अब हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन है, धार्मिक जीवन है, उसकी तरफ प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।